नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम गोता लगाने जा रहे हैं कोल माइंस रेगुलेशंस 2017, या जिसे हम सब CRM 2017 कहते हैं, कि दुनिया में ये वो रूल्स हैं जो हर माइनर की ज़िंदगी और सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और किसी भी बड़ी किताब को समझने के लिए सबसे पहले उसके पहले चैप्टर को समझना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसी की नींव यानी चैप्टर 1 को समझते हैं, जो हमें इसकी सबसे ज़रूरी परिभाषाओं से रूबरू कराता है। मेरे चैनल खनन वाला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 1। देखिए, ये चैप्टर पूरे रेगुलेशन की आत्मा है। ये उन शब्दों की डिक्शनरी है जिनके बिना आगे का कोई भी नियम समझना लगभग नामुमकिन है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए बाकी के सारे चैप्टर आपके लिए मक्खन की तरह आसान हो जाएंगे। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि यार ये कोयला खदान के इतने सारे नियम कानून आखिर हैं क्या, और इनमें इतने मुश्किल मुश्किल शब्द इस्तेमाल होते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन, अबैंडन्ड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड, इनका ज़मीनी मतलब क्या है? तो बस आज के सेशन में हम इन्हीं भारी भरकम लगने वाले शब्दों की परतें खोलेंगे और इन्हें एकदम आसान अपनी भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, कोई भी कानून पढ़ने से पहले ये जानना होता है कि भाई ये लागू कहाँ और किस किस पर होता है ना। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि CMR 2017 का दायरा, इसकी पहुंच कहाँ तक है। तो रेगुलेशन 1 हमें 4 बिल्कुल सीधी और साफ बातें बताता है। पहली, इसका नाम है कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। दूसरी, ये कब से लागू हुआ? जिस दिन ये सरकारी गज़ट यानी भारत के ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज में छपा, उसी दिन से ये कानून बन गया। और तीसरी और चौथी बात सबसे ज्यादा जरूरी है, ये किस पर और कहाँ लागू होता है। तो सुनिए, ये पूरे भारत की हर एक कोयला खदान पर लागू होता है। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है। चाहे वो खदान अंडरग्राउंड हो या ओपन कास्ट, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, छोटी हो या बड़ी, हर कोयला खदान को इन नियमों का पालन करना ही होगा। चलिए, अब जब हमने ये जान लिया कि नियम कहाँ लागू होते हैं, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कंधों पर इन नियमों को लागू करवाने की जिम्मेदारी है। देखिए, ये रेगुलेशन सिर्फ नियम नहीं बनाते, ये हर पद के लिए एक जिम्मेदारी भी तय करते हैं, ताकि सबको पता हो कि कौन क्या करेगा और किसी भी गड़बड़ी के लिए कौन जवाबदेह होगा। तो चलिए मिलते हैं खदान के इन प्रमुख किरदारों से। और लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है मैनेजर का। आप मैनेजर को खदान का कैप्टन समझ सकते हैं। रेगुलेशन 27 साफ कहता है कि हर खदान में एक मैनेजर होगा जिसकी नियुक्ति की जाएगी। और उसका काम क्या होगा? 3 शब्द याद रखिए, मैनेजमेंट, कंट्रोल और सुपरविजन। यानी खदान में होने वाले हर काम का प्रबंधन, उस पर नियंत्रण और उसकी निगरानी करना। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी हर कार्रवाई के लिए सीधे मालिक या एजेंट को जवाबदेह होता है। खदान में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो सबसे पहले सवाल मैनेजर से ही पूछा जाता है। अब मैनेजर अकेला तो पूरी खदान नहीं चला सकता, है ना? तो उसके नीचे एक पूरी टीम होती है। यहाँ हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पदों को समझते हैं, असिस्टेंट मैनेजर और ओवरमैन। ये खदान की हायरार्की यानी पद का क्रम है। असिस्टेंट मैनेजर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैनेजर के ठीक नीचे काम करता है। वो ओवरमैन और सरदार दोनों से सीनियर होता है और उसका मुख्य काम है मैनेजर के बड़े कामों में उसकी मदद करना। वहीं ओवरमैन असिस्टेंट मैनेजर के नीचे आता है, लेकिन सरदार से सीनियर होता है। उसका काम खदान के किसी एक हिस्से, एक डिस्ट्रिक्ट या एक सेक्शन की निगरानी और नियंत्रण करना होता है। ये चेन ऑफ कमांड जानना बहुत जरूरी है ताकि आदेश सही तरीके से ऊपर से नीचे तक पहुंच सकें। दोस्तों, ये परिभाषा बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सक्षम व्यक्ति या कॉम्पिटेंट पर्सन, सुनने में ये बहुत आम सा शब्द लगता है, लेकिन कानून की नज़र में इसका एक खास मतलब है। कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट तब माना जाएगा जब वो 2 शर्तें पूरी करे। पहली, उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो, और दूसरी और सबसे जरूरी, मैनेजर ने उसे किसी खास काम के लिए लिखित में यानी इन राइटिंग नियुक्त किया हो। मतलब अगर आप कोई मशीन चलाने में दुनिया के बेस्ट ऑपरेटर हैं, लेकिन मैनेजर ने आपको लिखित में वो जिम्मेदारी नहीं दी है, तो कानून की नज़र में आप सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। ये लिखित नियुक्ति ही जवाबदेही तय करती है। ठीक है, तो हमने लोगों के बारे में जान लिया। अब जरा खदान के अंदर की जगहों की बात करते हैं। खदान में अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं और हर नाम के पीछे एक गहरा सुरक्षा का मतलब छिपा होता है। इन जगहों को सही नाम से पहचानना खतरों को पहचानने और उनसे बचने का पहला कदम है। और ये स्लाइड देखिए, ये अक्सर होने वाले कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगी। ये 3 शब्द हैं, अबैंडन्ड, डिसकंटिन्यूड और डिसयूज्ड। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अबैंडन का मतलब है उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया गया है, टाटा बाय बाय, अब वहां कभी काम नहीं होगा।
डिसकंटिन्यूड का मतलब है कि काम अभी के लिए बंद है और वो जगह दुर्गम है, मतलब वहाँ आसानी से जाया नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में वहाँ दोबारा काम शुरू हो। और तीसरा है डिसयूज्ड। इसका मतलब है काम सिर्फ अस्थायी रूप से, मतलब टेम्पररीली बंद है और वो जगह सुगम है, यानी एक्सेसिबल है, वहाँ आना जाना हो सकता है। अब ये फर्क जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक अबैंडन जगह को परमानेंटली सील किया जाता है, जबकि एक डिसयूज्ड जगह की लगातार निगरानी और वेंटिलेशन करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे खदान के सबसे बड़े छिपे हुए दुश्मन की, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्वलनशील गैस। कोयला खदानों में गैस के खतरे को कैसे नापा जाता है, उसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, कोल सीम में गैस के खतरे को 3 डिग्री में बांटा गया है। इसे आप खतरे का लेवल समझ सकते हैं। डिग्री आई सबसे कम खतरे वाली सीम है। यहाँ हवा में गैस की मात्रा 0.1% से कम होती है और गैस निकलने की दर भी 1 क्यूबिक मीटर प्रति टन कोयले से कम होती है। अब आता है डिग्री 2। यहाँ खतरा बढ़ जाता है। अगर हवा में गैस 0.1% से ज्यादा हो जाए या गैस निकलने की दर 1 से 10 क्यूबिक मीटर प्रति टन के बीच हो तो वो डिग्री 2 कहलाएगी। और फिर आती है डिग्री 3, जो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। यहाँ गैस निकलने की दर 10 क्यूबिक मीटर प्रति टन से भी ज्यादा होती है। और ये डिग्री सिर्फ एक नाम नहीं है। इसी डिग्री से तय होता है कि उस खदान में किस तरह की मशीनें चलेंगी, वेंटिलेशन कितना पावरफुल होगा और सेफ्टी के क्या-क्या एक्स्ट्रा इंतजाम करने होंगे। आइए अब फटाफट कुछ और जरूरी परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। ये कुछ उपकरणों और कुछ आइडियाज से जुड़ी हैं जो इन रेगुलेशंस को समझने के लिए बहुत मौलिक हैं। यहाँ 2 बहुत काम की परिभाषाएं हैं। पहली, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप। यहाँ अप्रूव्ड शब्द पर गौर कीजिए। इसका मतलब कोई भी सेफ्टी लैंप नहीं चलेगा, सिर्फ वही लैंप इस्तेमाल हो सकता है जिसका ब्रांड और टाइप चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ने अपनी लिस्ट में शामिल किया हो। ये क्वालिटी और सेफ्टी की गारंटी के लिए होता है। दूसरी परिभाषा है HEMM, यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ये ओपन कास्ट खदानों के बड़े बड़े दैत्य हैं, जैसे कि बड़े डंपर, शोवेल, डोजर, ड्रिल मशीनें। ये सब HEMM की कैटेगरी में आते हैं। और अब वो शब्द जो पूरे सेफ्टी मैनेजमेंट की जान है, जोखिम या रिस्क। रेगुलेशन के हिसाब से रिस्क का मतलब सिर्फ खतरा नहीं होता। रिस्क 2 चीज़ों को मिलाकर बनता है। पहली, किसी बुरी घटना के होने की संभावना कितनी है, यानी लाइक्लीहुड, और दूसरी, अगर वो घटना हो गई तो उसके परिणाम कितने भयानक होंगे, यानी कॉन्सिक्वेंस। पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट इसी रिस्क को पहचानने, उसे आंकने और फिर उसे कम से कम करने के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब इतनी सारी परिभाषाएं सुनने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि इन सबको रटने की, याद करने की क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है। तो असली सवाल ये है कि इन्हें जानना इतना जरूरी आखिर है क्यों? चलिए अब इस सेशन के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं और इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इन सब परिभाषाओं को जानना आखिर क्यों जरूरी है। और ये स्लाइड पूरी कहानी बयान कर देती है। ये परिभाषाएं 3 चीजों की नींव हैं: सुरक्षा, संचार और कानूनी जवाबदेही। सोचिए, अगर हर कोई शब्दों का अपना अपना मतलब निकालने लगे तो क्या होगा? केओस। जब मैनेजर डिग्री 2 गैसी सीम में काम करने का आदेश देता है तो हर वर्कर को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और क्या-क्या सावधानियां बरतनी हैं। ये परिभाषाएं एक कॉमन भाषा बनाती हैं ताकि खदान में काम करने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे की बात समझे, खतरे को समझे और अपनी कानूनी जिम्मेदारी को समझे। और ये सिर्फ मैनेजर की नहीं, हर एक खनिक की जिम्मेदारी है। तो आज का ये सेशन खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब आप इन बुनियादी परिभाषाओं को समझ चुके हैं तो एक पल के लिए सोचिए, इन नियमों के ज्ञान के साथ खदान की सुरक्षा को बेहतर बनाने में आपकी क्या भूमिका है। चाहे आप एक मजदूर हों, एक सुपरवाइजर हों, एक मैनेजर हों या फिर एक स्टूडेंट जो इस फील्ड में आने की तैयारी कर रहा है, आपकी भूमिका क्या है? याद रखिए, ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सुरक्षा उपकरण है। इसका सही इस्तेमाल ही हमें शून्य दुर्घटना के हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। सोचने के लिए धन्यवाद।